नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ स्टडी फॉर आर्ट्स में। मेरा नाम आकाश गिरी है। जो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे वो करेंगे संविधान संशोधन को लेकर कि संविधान संशोधन होता है क्या पूरे संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा टाइम नहीं लेना लेते हो, मैं वीडियो पे आता हूँ सीधा। इसके ज़रिए डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आगे क्या होता है। बेसिकली संविधान संशोधन है क्या। संविधान संशोधन सिंपल से शब्द में बात करें तो एक ऐसी चीज़ है जब हम किसी भी किताब में कोई नया चैप्टर को लगाते हैं या फिर किसी चैप्टर के अंदर कोई नया टॉपिक जोड़ते हैं तो उसको संशोधन या फिर उसको नई चीज़ को जोड़ना कहते हैं, या फिर उस चैप्टर को हटाना या फिर उस चैप्टर को हटाना या फिर उस चैप्टर में से किसी टॉपिक को हटाना उस किताब में क्या कहलाता है, सुधार कहलाता है। ठीक, अब वही तरीका से संविधान के अंदर होता है। संविधान के अंदर होता है, जब वो संविधान के अंदर होता है तो सेम तरीके को क्या अपनाते हैं, क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। ठीक, अब ये संशोधन होता है कहाँ से स्टार्ट है। संशोधन होता है लोकसभा या राज्यसभा संसद के किसी एक सदन से। अब बेसिकली है क्या ये एक है कि किसी संविधान के पार्ट 20 में इसको रखा गया है, संविधान के भाग 20 में रखा गया है और अनुच्छेद 368 दैट मीन्स की संसद की शक्तियाँ, पावर ऑफ पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये चीज़ है। अभी प्रक्रिया कैसे होती है, सबसे पहले होता है कि किसी भी विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा किसी एक सदन में क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है। जब प्रस्तुत होता है तो यहाँ पर वोटिंग होती है, डिबेट होती है। उस डिबेट के द्वारा उस पर फिर डिबेट के बाद चर्चा होती है। जब वो वोट डलने के बाद वहाँ पर राज्यसभा में पास होने के बाद वो फिर जाता है लोकसभा में, या फिर जब लोकसभा में पास होगा तो जाता है राज्यसभा में। यानी कि यहाँ पे इस बात से क्लियर है कि किसी एक सदन में भी लाया जा सकता है शुरुआत में, लेकिन दोनों सदनों से पास होना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर क्या होता है कि राज्यों के विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता इसको, यानी कि क्या राज्य नहीं ला सकते। अब विधेयक लाएगा कौन, विधेयक सरकार का मंत्री भी ला सकते हैं एवं गैर सरकारी संसद सदस्य भी ला सकते हैं विधेयक को संशोधन करने के लिए। ठीक, अब प्रत्येक सदन में जो होता है वो अलग अलग बार पास करना अनिवार्य होता है। यानी कि ये नहीं कि एक साथ पास करवा दिया, अलग अलग पास करना अनिवार्य होता है। अब यह क्वेश्चन आता है, क्या संशोधन पूरे संविधान में हो सकता है। संविधान संशोधन पूरे संविधान में हो सकते हैं या फिर कुछ हिस्से में हो सकते हैं। इसका क्वेश्चन हम वीडियो के एंड में देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहिए। अब संविधान संशोधन होता है कितने तरीकों से। बेसिकली अनुच्छेद 368 में 2 तरीके बता रखे हैं कि किस प्रकार से होगा, लेकिन संविधान में संशोधन 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला सिंपल मेजोरिटी के साथ, यानी कि 50+1 की बहुमत के साथ। ठीक, दूसरा 2/3 विशेष बहुमत के साथ, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस राज्यों की विधानमंडलों से, आधे राज्यों की विधानमंडलों से अनुमोदन होना। आगे देखते हैं कि क्या होता है साधारण बहुमत। जो साधारण बहुमत सिंपल सा होता है कि किसी भी विधेयक को 50% वोट और एक ज़्यादा मिल जाता है। जैसे कि अगर मान लो 200 मेंबर हैं किसी सदन में और 200 में से 50% कितना हुआ, 100 + 1, यानी कि 101 लोगों को इसको संशोधन करने में मत प्राप्त हो जाता है। तो क्या ये साधारण बहुमत से हो जाता है। इसको बहुत आसान तरीका माना जाता है संविधान में संशोधन करने के लिए, लेकिन है क्या, ये कुछ ही हिस्सों में काम आता है। जैसे कि अनुच्छेद आर्टिकल 2, 3, 4, यानी कि नए राज्यों बनाना या फिर राज्यों के नाम में परिवर्तन या राज्यों की सीमा को घटाना या बढ़ाना, इनमें आता है। दूसरा, संसद के सदस्य जितने भी होते हैं उनके वेतन या भत्तों को लेकर क्या होता है कि उसमें एक संशोधन करने की गुंजाइश या फिर वेतन को कम करना या फिर बढ़ाना होता है। तो ये इस प्रक्रिया के द्वारा संशोधन करते हैं। ठीक है, या फिर किसी स्टेट में स्टेट काउंसिल बनानी हो तो उस चीज़ को लेकर ये करते हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो अगला संशोधन है करने का तरीका है वो है विशेष बहुमत। अभी बेसिकली विशेष बहुमत होता क्या है, विशेष बहुमत का मतलब है 2/3 मेजोरिटी के साथ। जब भी कोई संशोधन आता है, जस्ट लाइक कि उन्हें DPSP या फिर फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करना है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है, तो वहाँ ये नहीं कि 50% वोट ले लिया और एक नहीं। यहाँ पे संसद में जितने भी बहुमत हैं और उसके साथ जितने उपस्थित हैं उनका 2/3 बहुमत क्या चाहिए होता है, इनको संविधान में संशोधन करने के लिए चाहिए होता है। अब इसको होता किस तरीके से, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में विधेयक ला सकता है या फिर राज्यसभा में विधेयक लाया जा सकता है। ठीक, दूसरी चीज
कि दोनों में अलग अलग पास कराना क्या है, अनिवार्य है। दूसरी चीज 2/3 बहुमत से अनिवार्य है, कम से कम 2/3 बहुमत क्या होना चाहिए, इस वोट के विल के ऊपर, विधेयक के ऊपर मिलने चाहिए, तो उसको पास माना जाएगा उस सदन से। लेकिन ये दोनों ही सदन में, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों ही सदन में 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। अब फिर देन उसके बाद आता है सबसे जरूरी चीज है कि लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, अब क्या होगा, फिर जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस पर सिग्नेचर और के साथ स्वीकृति देते हैं। अगर राष्ट्रपति साइन ना कर सके तो पहले होता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अनुसार 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार राष्ट्रपति को इस पर परमिशन, सिग्नेचर देने पड़ेंगे, और जब ये सिग्नेचर हो जाता है तो कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्वीकार हो जाता है। अब इसको बेसिकली फंडामेंटल राइट डीपीएसपी जैसे पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए देखा जाता है। ठीक, जो थर्ड वन है वो है 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत, प्लस आधे विधानमंडल का अनुमोदन। अब विधानमंडल राज्यों के, जैसे कि 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 28 के में क्या 14 राज्यों की विधानमंडलों में इसको पास होना कंपलसरी है। उसके बाद क्या होगा, ये विधेयक के बाद पास होने के बाद का राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, साइन करते हैं, तो ये विधेयक संशोधन हो जाता है। अब ये क्या आता है कि राज्य कितना भी टाइम ले सकते हैं, राज्य कितने भी टाइम ले सकते हैं इसको पास करने में। इसका हवाला जीता जाता है भारत में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इसी के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था और एक नया कानून टैक्स के रूप में उभर कर आया था। अब हम देखते हैं कि ये किस किस एरिया में ज्यादातर यूज किया जाता है, जैसे कि आर्टिकल 54, 55 होगा, जिसको राष्ट्रपति के निर्वाचन या फिर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर होता है। आर्टिकल 73 हो गया यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर को लिमिट करने के लिए, ठीक, यानी कि 169 हो गया स्टेट एग्जीक्यूटिव की शक्ति को सीमा लगाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित होते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और स्टेट हाई कोर्ट से संबंधित होते हैं। यहाँ पे होता है कि विधायिका की शक्तियों की वितरण की बात की जाती है। अनुच्छेद 368 में ही संविधान संशोधन करना है, तो इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। इस टॉपिक पे मैंने इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले एग्जामों में, चाहे वो कंपटीशन हो या फिर ग्रेजुएशन को हो या फिर स्कूल्स लेवल की हो, तो ये सब जगह इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने उठाया, एडॉप्ट करा। देन जो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही बोला था वो क्वेश्चन कि क्या संविधान संशोधन, संसद क्या पूरे संविधान को संशोधित कर सकती है, तो हमें एक केस देखना होगा जो है 1973 का केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक, इसको जब हम देखेंगे तो इसमें हमें एक चीज कही गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किया जा सकता है अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके, आर्टिकल 368 का प्रयोग करके पूरे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, बिना बेसिक स्ट्रक्चर छेड़े कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हो। ठीक है गाइस, आप सभी को वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बनाया। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट हो या फिर जैसा भी लगा हो, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर बटन का ऑप्शन जरूर करें, अपने दोस्तों को भेजें। ठीक, इसके बाद आप ज़रूर बताइए कि कैसा लगा।